इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और बात सबसे पहले प्रधानमंत्री के स्लोवाकिया दौरे से जुड़ी खबर की। दुनिया के मंच पर भारत का बढ़ता प्रभाव एक बार फिर साफ तौर पर दिखाई दिया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे। यह दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि साल 1993 में स्लोवाकिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां आधिकारिक यात्रा पर पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको स्वयं मौजूद रहे। दोनों नेताओं की मुलाकात ने भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई ऊंचाई देने का संदेश दिया है। दुनिया के नक्शे पर भारत का डंका किस कदर बज रहा है, इसकी एक बेहद भव्य और ऐतिहासिक तस्वीर यूरोप के दिल स्लोवाकिया से सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने द्विपक्षीय दौरे के तहत स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे हैं। साल 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद यह पहला मौका है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री इस देश की धरती पर कदम रख रहा है। इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए खुद स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने पीएम मोदी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्लोवाकिया के ऐतिहासिक कैसल में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। लेकिन इस राजकीय स्वागत की सबसे अनोखी और भावुक कर देने वाली तस्वीर उस वक्त दिखी जब वहां पीएम मोदी के स्वागत में वंदे मातरम का गीत गाया गया। विदेशी धरती पर भारत के राष्ट्रगीत की गूंज और वहां मौजूद प्रवासी भारतीयों का उत्साह ये बताने के लिए काफी था कि 7 समंदर पार भी मोदी मैजिक किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है। ये दौरा सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पीएम मोदी की उस वैश्विक लोकप्रियता का प्रमाण है जो दुनिया के हर कोने में भारत का मान बढ़ा रही है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ पीएम मोदी की इस मुलाकात के दौरान व्यापार, डिफेंस, रेलवे और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कई अहम क्षेत्रों पर रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम दिया जा रहा है। यूरोप के इस अहम देश में भारत के प्रति ये दीवानगी साफ दिखाती है कि आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में पीएम मोदी का कद कितना बड़ा हो चुका है। आजादी के 3 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया पहुंचना और वहां इस कदर वंदे मातरम के साथ पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत होना बदलते भारत की उस बुलंद वैश्विक साख की गवाही है जिसका नेतृत्व खुद पीएम मोदी कर रहे हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक बयान को लेकर सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली के एक बयान ने राजनीतिक बहस छेड़ दी है। जावेद अली ने कहा कि बहुसंख्यक समाज काफी हद तक जहरीला हो गया है और धर्म के आधार पर आपसी विश्वास कमजोर हुआ है। और उनके इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए इसे अनुचित शब्दावली बताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा है कि इस तरह की टिप्पणियों का राजनीतिक नुकसान समाजवादी पार्टी को आगामी चुनाव में उठाना पड़ सकता है। आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। बहुसंख्यक समाज पर सपा सांसद जावेद अली के बिगड़े बोल से सियासी बवाल मच गया है। जावेद अली की नजरों में बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया है। वैसे तो यूपी में अगले साल चुनाव है, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी से निचले स्तर पर पहुंचने लगी है।
मुरादाबाद में सपा सांसद जावेद अली खान ने कहा कि आज देश में धर्म के आधार पर लोगों के बीच आपसी विश्वास कमजोर हुआ है। बीजेपी ने ऐसा माहौल बनाया है जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच दूरी बढ़ी है। जावेद अली के मुताबिक बहुसंख्यक समाज काफी हद तक जहरीला हो गया है। धर्म के आधार पर लोगों का एक दूसरे पर भरोसा टूट गया है। जहां अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, जहां बहुसंख्यक ज्यादा तादाद में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए गए जहर को बहुसंख्यक आवाम निगलने लगा है, वो जहरीला हो गया है काफी हद तक। मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर आपस में जो एक दूसरे पर विश्वास होता था, वो विश्वास धर्म के आधार पर काफी उसके अंदर कमी आई है और वो विश्वास टूटा है। सपा सांसद जावेद अली खान की टिप्पणी से बीजेपी लाल हो गई है और अखिलेश यादव पर भी हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि इसका खामियाजा अखिलेश यादव को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं योगी के सहयोगी योगेंद्र उपाध्याय भी सपा पर तीखा हमला कर रहे हैं। हाँ, हिंदू जहरीला हो गया, उसके लिए जो कट्टरपंथी हो गए, हिंदू जहरीला हो गया, उसके लिए जो देश विरोधी, हिंदू जहरीला हो गया, जो धार्मिक स्थलों पर से देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं, हिंदू जहरीला उसके लिए है। अखिलेश यादव के सह पर ये बोल रहे हैं और इसका खामियाजा अखिलेश यादव को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। जिनके अंदर जहर है वो जहर उगलेंगे और जिनके अंदर अमृत है वो अमृत उगलेंगे। हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की और उनकी संस्कृति है कि काफिरों को मारो, तो वो वही जहर उगलेंगे। जावेद अली की भाषा का समर्थन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद भी नहीं कर रहे। इमरान मसूद ने दो टूक कहा कि ये बहुत गलत शब्दावली है। अगर बहुसंख्यक तादाद में सेक्युलर ना हो तो देश का ताना बाना ही बिगड़ जाए। ये बहुत गलत शब्दावली है। देश के अंदर बहुसंख्यक लोग अगर बहुसंख्यक तादाद में सेक्युलर ना हो तो देश का तो ताना बाना बिगड़ जाए। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों की वजह से आप किस तरह से ऐसे बोल सकते हैं, गलत बात है। जावेद अली खान की भाषा से यूपी की सियासत गर्मा गई है। विरोधियों के साथ साथ अपने भी सपा को घेर रहे हैं। अब देखना होगा कि ऐसे बयान सपा को अगले चुनाव में कितना नुकसान पहुंचाते हैं। कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के कटेठी गांव में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और विधायक राकेश सचान को कई विभागीय अधिकारी अनुपस्थित मिले। ग्रामीणों की समस्याएं सुनने पहुंचे मंत्री ने अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर कड़ी नाराजगी जताई। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे, लेकिन निस्तारण के लिए जिम्मेदार एसडीएम, तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं थे। केवल कानूनगो ही उपस्थित मिला। इस पर मंत्री का पारा चढ़ गया और उन्होंने मौके से ही जिलाधिकारी कपिल सिंह को फोन कर जवाब तलब किया। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से चौपाल का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है और ग्रामीणों की समस्याएं अनसुनी रह जा रही हैं। उन्होंने भविष्य में सभी अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आज एक का बोल रहे, अब ये पंचायतों को मजाक बना रखा है आपने। यहाँ पंचायत चल रही है इसके सरवनखेड़ा ब्लॉक की कटेठी में। रेवेन्यू विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं है, कानून को है यहाँ का। ये एसडीएम को रहना चाहिए, एसडीएम है नहीं, ना तहसीलदार है। हेलो बताइए, मतलब इस तरह से गंभीरता से अब एक कैबिनेट मंत्री भी पहुँच रहा है। गंभीरता से जो सरकार की निर्देश है, जियो जारी है, कोई काम ही नहीं हो रहा, केवल फॉर्मेलिटी हो रही है। यहाँ जो शिकायतें आ रही है रेवेन्यू विभाग की, इनका कौन नोटिस में लेगा? अंत का निर्धारण में कई शिकायतें हैं,
कई लोगों ने पैसे लेकर के लोगों के काम नहीं किए। हम सब नोट करा दे रहे, तुम्हारा कानून जो है इन सारी समस्याओं का निस्तारण भी होना चाहिए। अब तो एसडीएम महोदय आ नहीं पाएंगे, लेकिन आगे चौपालों में ध्यान रखा जाए कि ये सारे अधिकारी उपस्थित रहे। तो क्या मतलब है, यहाँ शिकायत आ रही थी, यही वो तुरंत जवाब उनको देना चाहिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जन समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया। रविंद्रनगर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के समक्ष सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक की घटनाओं और डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सरकार जनता की मूल समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरना स्थल पर मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के जरिए राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने पार्टी से अलग होकर त्रिपुरा स्थित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई में विलय कर लिया है। विलय से पहले सभी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें औपचारिक रूप से पत्र सौंपकर अपने नए राजनीतिक स्वरूप की जानकारी दी और साथ ही इन सांसदों ने लोकसभा में अलग बेंच आवंटित करने की भी मांग रखी है। कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों ने पार्टी से नाता तोड़ते हुए त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई में विलय कर लिया है। एक साथ इतने सांसदों के पाला बदलने से टीएमसी को केंद्र की राजनीति में अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। पार्टी में विलय से पहले सभी 20 बागी सांसदों ने दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सांसदों ने बाकायदा स्पीकर को पत्र सौंपकर सदन में अपने आधिकारिक विलय की जानकारी दी है और लोकसभा में अपने लिए एक अलग बेंच आवंटित करने की मांग भी रखी है। कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए बागी गुट ने संख्या बल का पूरा ध्यान रखा है, जिससे उन पर दल बदल कानून का खतरा न मंडराए। बागी सांसदों ने टीएमसी छोड़ने और एनसीपीआई पार्टी में विलय को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये दुखी की बात है, जो 1 महीने के साथ एक सरकार 15 साल तक जो सरकार चला है वो 1 महीना से सब खत्म हो जा रहा है। ये दुखी की बात है। हमारा साथ है उन्नयन के लिए, देश के एवं राज्यों के लिए। वो टाइम लग जाएगा। हमारा पहली ग्रुप हुआ 20 मेंबर के लिए जो कल साइन किया स्पीकर के सामने, तो मेरा पार्टी ग्रुप हुआ, एक 20 मेंबर्स के लिए एक ग्रुप हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या मार्च होगा, क्या तरीका होगा। We are with the NDA, we support NDA, we will support that. And this is we are merging with the NCPI. Time will say. Before that they said we are not 19. We are always said. We said yes, we have that magic figure. We prove that. इसका पीछे एक ही कारण है, उनका तो ऑर्गेनाइजेशन इतना नहीं है ना। हम दोनों पार्टी मिलके एक तो स्टैंडर्ड पोजीशन में आने चाहता है कि हम आगे बढ़े। हमारा 20 है, उसको साथ में लेके हम और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नथिंग एल्स। कुछ नहीं था, सब अकेला चलाता था, छुप छुप के घोट बांध के चलाता था। कुछ नहीं है। इट इज नॉट ओरिजिनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। वो जो चलता था ना, बच्चे का खेल चलता था। पॉलिटिक्स में सब नहीं चलना चाहिए। जो होगा अपने करेगा, जो करेगा अपने बैठेगा। अरे यू आर द हेडमास्टर ऑफ द पार्टी। एक पार्टी का तो नाम से रहेगा, कमेटी रहेगा, मेंबर रहेगा, बैठ के बात होगा, रेजोल्यूशन होगा। कुछ नहीं, आया ना गया, आया राम गया राम हो गया। टीएमसी के 20 बागी सांसदों का नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी में शामिल होना दर्शाता है कि ममता बनर्जी की
टीएमसी अब टूटने की कगार पर है। वहीं एनसीपीआई पार्टी का संस्थापक सदस्य शांतनु डे ने टीएमसी सांसदों की विलय होने पर कहा कि अगर संविधान इसकी इजाजत देता है तो ये हो सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है तो होना चाहिए। मुझे अभी तो डिसीजन कॉन्क्रीट हुआ नहीं, अभी तक तो डिसीजन कॉन्क्रीट हुआ नहीं। सिर्फ शिवली कुंडू अकेले और उनका हस्बैंड अकेले बोल रहे हैं। पूरा दल का जो है उसका डिसीजन जब सामने आएगा, हम लोग प्रेस मीट भी करेंगे, उसका जब हिसाब सामने आएगा तभी इस पे ऊपर कॉन्क्रीट डिसीजन आ सकते हैं। इस विलय के साथ ही इन सभी सांसदों ने केंद्र की सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर काम करने का खुला दावा कर दिया है। इस फैसले ने न सिर्फ संसद में एनडीए का पलड़ा और मजबूत होगा, बल्कि आने वाले दिनों में त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के सियासी समीकरण भी पूरी तरह बदल जाएंगे। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में आज 62वां स्थापना दिवस बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। नीम करौली बाबा के दरबार में सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ा। सोमवार सुबह 5 बजे से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को मालपुए के प्रसाद का वितरण शुरू हुआ और इसके साथ ही स्थापना दिवस मेले की औपचारिक शुरुआत हुई। सुबह होते होते कैंची धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती गई। भवाली की ओर से करीब 1 किलोमीटर लंबी कतार देखने को मिली, जहां भक्त बाबा नीम करौली के जयकारों और श्रीराम जय श्री राम के नारों के साथ दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। अयोध्या नगरी से पधारा हूं। मैं विगत 3-4 वर्षों से आ रहा हूं, लेकिन स्थापना दिवस के मौके पर आज पहली बार मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं, कोई परेशानी नहीं। व्यवस्था बहुत ही अच्छी रखी गई है। व्यवस्था के बारे में कहा जाए तो जगह जगह पे बैरिकेडिंग, जगह जगह प्रशासन की व्यवस्था, आप सभी पत्रकार बंधुओं, सभी लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। पूरे भारतवर्ष में घूमने के बाद हमको सबसे बेहतर व्यवस्था आप यहाँ उत्तराखंड की लगी। ये दूसरी बार है हमारी ये दूसरी बार है। बहुत आस्था है हमारे बाबा ने हमारे लिए बहुत किया कि हम सोच भी नहीं सकते। और खबर झारखंड से। रांची में झारखंड चुनाव के सीईओ के रवि कुमार ने चुनावी प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण को लेकर बयान दिया है और कहा है कि चुनाव आयोग के निर्देश पूरे देश में एक समान रूप से लागू होते हैं और किसी भी राज्य के लिए अलग प्रक्रिया या अलग नियम नहीं बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दस्तावेजीकरण से जुड़े नियम और गाइडलाइंस पूरी तरह से स्पष्ट हैं और सभी राज्यों में समान रूप से लागू किए जाते हैं। किसी भी प्रकार की अलग व्यवस्था या मानक राज्यों के अनुसार नहीं बनाए जाते हैं। के रवि कुमार ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखना आयोग की प्राथमिकता है। ये कमीशन का इंस्ट्रक्शन पूरा स्टेट में, पूरा कंट्री में एक ही है, इसलिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग प्रोसेस नहीं करते। आपका कहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का संबंध है, कमीशन का बहुत ही इंस्ट्रक्शन क्लियर है। एनुमरेशन फेज में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है, उसका पहले भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है। बहुत वोटर का सूची है, हम लोग ऑलरेडी 2003 में उनका अपने सेल्फ नहीं, मतलब ऐसे पेरेंट की तरफ से उनका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हम लोग के पास अवेलेबल, डिजिटली भी अवेलेबल है, फिजिकली भी अवेलेबल। किसी का नाम उसके साथ में मैपिंग कर दिया जाएगी, उनका कोई भी डॉक्यूमेंट देने के लिए आवश्यक नहीं पड़ेगी। अभी नया वोटर भी होंगे, उन्हीं का भी वो ऐसे पेरेंट उसी का 2003 का मतलब प्रीवियस एससीआर का रोल का यूज किया जाता है। इसलिए बहुत कम आदमी का ही डेटा अभी तक अभी देना पड़ेगी, वो भी डॉक्यूमेंट दिया जाएगी या वो नोटिस देने के बाद, वो भी मतलब 5 अगस्त 2024 का बाद मांगा जाएगी, नोटिस के बाद लिया जाएगी। इसलिए वर्तमान में किसी भी वोटर का डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ जाएगी। अभी सेल्फ एंड पेरेंटल मैपिंग चल रहा है, वो दोनों कंप्लीट होने के बाद स्पष्ट क्लियर हो जाती है कितना आदमी को होगा। लखनऊ में विधान भवन के पास उस समय हड़कंप मच गया जब 2 महिलाओं ने आत्मदाह की कोशिश की। हजरतगंज थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के दौरान महिलाओं ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की तत्परता और सतर्कता से बड़ी घटना टल गई। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों महिलाओं को सुरक्षित बचा लिया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाएं अपने गाँव में चोरी और संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं होने से परेशान थी। उनका आरोप है कि उन्हें अगर न्याय नहीं मिल रहा था, इसी वजह से वे अपनी शिकायत शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए लखनऊ आई थीं। और उसके बाद अब पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं की शिकायत को गंभीरता से लिया है और उनकी बातों को पुलिस अधिकारियों ने सुनी। मामले से संबंधित तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है, जांच शुरू कर दी गई है।
यूपी के कन्नौज पुलिस ने यूपी 112 कॉलर्स से धोखाधड़ी कर रुपए ऐंठने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन में कोतवाली कन्नौज पुलिस एसओजी सर्विलांस सेल और यूपी 112 की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, एक फर्जी अधिवक्ता परिचय पत्र और 2900 रुपए नकद बरामद किए गए। आरोपी स्वयं को यूपी 112 मुख्यालय का कर्मचारी बताकर पीआरवी कर्मियों से कॉलर्स की जानकारी लेते थे और बाद में पुलिस लेखपाल या अधिवक्ता बनकर लोगों को झांसा देकर क्यूआर कोड के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कराते थे। पुलिस को इसकी जानकारी मिली और अब पुलिस जांच कर रही है। आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पिछले कुछ समय से ये शिकायतें आ रही थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति हैं जो पीआरवी 112 को कॉल करके उनसे इवेंट का विवरण प्राप्त करते हैं और उस विवरण को प्राप्त करने के बाद जो कंप्लेनेंट है उससे बात करते हैं फीडबैक के नाम पे और अपने को मुख्यालय का कर्मी बता करके कि 112 मुख्यालय से हम बोल रहे हैं, ये कह करके पीआरवी कर्मियों से इवेंट का पूरा विवरण ले लेते थे। इसके बाद कंप्लेनेंट से बात करते थे और कभी थाने का पुलिस संबंधित थाने का पुलिसकर्मी बताते थे और कभी वकील भी बन जाते थे, कभी लेखपाल बन जाते थे और उनसे कहते थे कि हम तुम्हारा ये काम करवा देंगे। और खबर बिहार से। बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र से जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प की खबर सामने आई। धरहरा गांव में सोमवार सुबह 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते यह विवाद मारपीट में बदल गया। इस घटना में दोनों पक्षों से सगे भाइयों समेत कुल 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को बिहिया पीएचसी ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें आरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायलों में एक पक्ष से निर्मल यादव, शंकर यादव, अजय यादव और आशा देवी शामिल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से श्रीकांत और आनंद मोहन मुन्ना घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।